देखिए, हम यूपीएससी 2021 का एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने एनालिसिस किया, लगभग 14-15 क्वेश्चन, उसमें आपको एक्सप्लेन करके समझाए, आपको बताया कि आप किसी आंसर की पे इस तरह से डिपेंडेंट ही नहीं रहते। अगर आपको आंसर डिड्यूस करने की रीजनिंग आती है, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप अपने आप से डिड्यूस करते हैं। इसकी कड़ी में आज हम अगला लेक्चर यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी तरह से हर रोज़ कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जैसा मैंने पहले लेक्चर में समझाया था। जब इस बार के क्वेश्चंस हमने देखे तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया, पिछले लेक्चर में डोमिनेंस रहा था थोड़ा ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लेक्चर का। इकोनॉमी के क्वेश्चंस में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि एग्जामिनर ने एक एक क्वेश्चन में कई चैप्टर्स, कई टॉपिक, कई कंसेप्ट का भी फर्दर जो कंक्लूसिव एस्पेक्ट है वो एक ही क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा है। एक ही क्वेश्चन में मॉनेटरी पॉलिसी के कंसेप्ट्स हैं, डिवैल्यूएशन के कंसेप्ट्स हैं, इन्फ्लेशन के कंसेप्ट्स हैं, ट्रेड बैलेंस का कंसेप्ट है, वो सेम क्वेश्चन में ही स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है। इससे ये पता लगता है कि आपको पूरे सब्जेक्ट की कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज फर्स्ट, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी सेकंड, उसे कंटेम्प्रेरी सिचुएशंस के साथ जोड़ करके हर बार मन ही मन रिवाइज करते रहना। सिविल सर्विसेज में रिवीजन ये नहीं है कि आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स और बहुत डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बिना ही 10 बार किताब पढ़ते रहना। आप गेन क्या करेंगे एट द एंड? नथिंग। अगर कंसेप्ट एक बार अच्छे से डिटेल में किया, अपनी डेली लाइफ प्रैक्टिसेस में, हर न्यूज़ के साथ, हर प्रैक्टिकल एक्टिविटी के साथ, हर लेन देन जो आम दुकानदार के साथ भी आप करते हैं, इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो आप क्वेश्चन पेपर में उसे बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। यही आपकी एक तरह की मेंटल एबिलिटी है जो वहाँ पर टेस्ट होती है, और हमने पिछले क्वेश्चंस के बारे ये प्रूव भी किया था। क्वेश्चन अब हम देखते हैं नेक्स्ट उसी सीरीज़ में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा खड़ा है, बिल्कुल ही खूबसूरती से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन को हमें कंसिडर करना है, 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, हमने बताना है कि करेक्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शंस क्या है। स्टेटमेंट 1, द ग्लोबल ओशियन कमीशन grants license for seabed exploration and mining in international waters। जिसने थोड़ा बहुत भी ओशियन वाटर डिसैलिनाइजेशंस के टॉपिक पढ़े हैं, या फिर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के बारे में पढ़ा है, या साउथ चाइना सी के तहत चाइना की इंटरवेंशंस के एस्पेक्ट में पढ़ा है, या ज्योग्राफी में ओशियानोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में ये टॉपिक्स पढ़े हैं, बार बार उसके सामने आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, और बार बार उसके सामने आती है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA। ये टर्म, ये कंसेप्ट बार बार सी बेड वर्ड यहाँ यूज भी किया गया है। और अभी थोड़े समय पहले की बात थी कि इंडिया को इसमें लाइसेंस भी मिला, उस तरफ चाहना ही छोड़ दीजिए आप। क्लियरली है कि ये आपने नाम सुना नहीं होगा, लेकिन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आपने बहुत ईजीली हर आर्टिकल में, हर न्यूज़ क्लिप में, हर बुक के चैप्टर में, इवन बेसिक NCERTs में भी सब जगह पर आपने पढ़ा होगा। जब भी इंटरनेशनल वाटर के अंदर की एक्सप्लोरेशन की बात होगी, माइनिंग की बात होगी, इसी का नाम आएगा। अनक्लॉज के तहत, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी के तहत, जिसके तहत सारे के सारे इंटरनेशनल वाटर्स रेगुलेटेड हैं, उसके अंदर किसी तरह की अगर माइनिंग करनी है तो इसका नाम आपके सामने आएगा। सिर्फ अगर आपको यही पता होता, ओनली दिस थिंग, आपका क्वेश्चन सिर्फ इस स्टेटमेंट पे सॉल्व होगा, वो अभी आप देखेंगे। आपने पहली स्टेटमेंट पढ़ी और आपको 100% क्लियर है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये स्टेटमेंट जिस भी ऑप्शन में है उसे हमें निकाल देना है। यानी कि स्टेटमेंट 1 इसमें है, ये ऑप्शन गलत। स्टेटमेंट 1 इसमें है, ये ऑप्शन गलत। स्टेटमेंट 1 इसमें है, ये ऑप्शन गलत, और आंसर इज ऑप्शन बी। ओनली 1 स्टेटमेंट आपको आंसर अचीव करके दे रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बाकी की 2 स्टेटमेंट्स आपको नॉलेज है नहीं है, मैटर ही नहीं कर रहा, आपका आंसर आ चुका है। जबकि ये बात क्लियर है, ये फर्म है। थोड़े दिन पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने एक वीडियो भेजा था, एक न्यूज़ भेजी थी, आर्टिकल भेजा था कि इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंसेज। उसमें कंट्रीज़ के नेम आए थे कि किस किस के पास इंटरनेशनल वाटर में सीबेड माइनर मिनरल एक्सप्लोरेशन की परमिशंस हैं, तो इंडिया का नाम उसमें था। इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर इन इंटरनेशनल वाटर्स। छोड़ दें, पहली स्टेटमेंट के दम पे ही आपका आंसर अचीव हो चुका है। आई बात समझ में? सो ऑप्शन स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट, सो ऑप्शन बी इज द आंसर। क्लियर हुआ कैसे आप आंसर करते हैं? लेकिन आप कहाँ फंसे होंगे? जैसे ही आपने
ग्लोबल ओशियन कमीशन पढ़ा, आप खत्म हो गए। आप क्वेश्चन पढ़ते ही आपका बल्ब वहीं पे फूक गया कि ये नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या हो गया। आपने ये नहीं समझा कि वो आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, इनके साथ साथ आपकी मेंटल एबिलिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी चेक कर रहे हैं, कि वो ये देखना चाहते हैं कि कितनी के काम, कंपोज्ड एंड कंफर्टेबल एटीट्यूड के साथ इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ पर ही हम ऐसी चीज़ें पढ़ जाते हैं, हम वहीं ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? हमने इसको पूरा क्यों नहीं पढ़ा अच्छे से? हम अगर इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ते तो हम ईजिली इसका आंसर कर पाते कि इंटरनेशनल वाटर्स में माइनिंग एक्सप्लोरेशन की परमिशन कोई ग्लोबल ओशियन कमीशन नहीं, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा। ये आंसर आपके सामने आ जाता। स्टेटमेंट 1 ही आपको क्लियर है, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिर से ये आपकी कॉमन सेंस नॉलेज को चेक करेगा। नेचुरली वो ये नहीं चाहेगा कि आप धरती में एक एक फसल में घुस करके ये डाटा निकाल करके लाएं। नहीं, देखिए कैसे चेक करेगा। पहले तो कई बच्चों ने इसे पढ़ने में ही एग्जाम में गलती की होगी। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, यानी कि वो पूछना ये चाहता है कि सबसे ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप कौन सी है, यानी कि सबसे ज्यादा पानी किस फसल में लगता है। अब मैंने जैसे ही ये लाइन बोली, बहुतों को इसमें से आंसर याद आ जाएगा कि ऐसी कौन सी फसल है जिसे लगाने से अच्छे अच्छे किसान भी घबराते हैं। साल साल 1.5 साल ले जाती है ये फसल, 5 बार पानी लगाना पड़ता है। याद हो तो क्लास में ही मैंने, हमारे क्लास में जो फार्मर कम्युनिटी से बच्चे आते हैं, जैसे कि हमराज, कई बार डिस्कस किया तो वो बताते हैं सर गन्ने को 5 बार पानी देना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, ईजी नहीं जिसके पास। और एक नहीं सैकड़ों बार मैंने क्रॉप्स पढ़ाते हुए, जब मैंने प्लेन्स ऑफ इंडिया पढ़ाया उसमें जब मैंने तराई के बारे में पढ़ाया, हर बार पढ़ाया कि जब तराई का बेल्ट है जो भी उत्तर प्रदेश में, उस तराई के बेल्ट में किसान जाकर के बस गए। पहले वहाँ पर जंगल हुआ करते थे बट वो वेटलैंड है, बाद में वहाँ पर बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती हुई, क्योंकि तराई के क्षेत्र में पानी बहुत उपलब्ध रहता है और गन्ने की खेती के लिए बहुत पानी चाहिए, इसलिए किसान वहाँ बचे। दूसरा, मैंने बार बार पढ़ाया कि क्यों महाराष्ट्र में हर साल पानी की किल्लत आती है, क्यों लातूर के लिए ट्रेन चलानी पड़ी पानी की, क्यों विदर्भ का इलाका सूख रहा है। कारण कि गन्ने की खेती महाराष्ट्र में शुरू हुई, जिसकी वजह से उस गन्ने की खेती ने बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड वाटर टेबल को खत्म कर दिया, पानी खींच लिया। इसकी वजह से महाराष्ट्र आज क्रॉनिक वाटर डेफिशिएंसी से जूझ रहा है, बिकॉज शुगर केन इज द मोस्ट वाटर इंटेंसिव क्रॉप, वन ऑफ द मोस्ट। 1 सेकंड में आंसर था। अब इसके अलावा दूसरा मेथड लगाते हैं। बाकी जो फसलें दी हैं वो कौन सी दी हैं इसके साथ में? सनफ्लावर शॉर्ट टर्म क्रॉप, 2 फसलों के बीच में इसको उगा सकते हैं। सूरजमुखिया जब है ही इतनी शॉर्ट टर्म तो कितनी की वाटर इंटेंसिव होगी। इसको तो टेन्योर के बेस पे ही ले लीजिए ना आप शुगर केन को, जो फसल ही साल सवा साल चल रही है तो वो पानी कितना ले रही हो, इतना साल क्यों चल रही है? गन्ने में रस भरना है, रस क्यों भरेगा तभी। और गन्ना असल में किधर की क्रॉप है? दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की क्रॉप है, वर्षा काफी अधिक रहती थी, फिर धीरे धीरे उत्तर भारत में भी बाद में उगाई गई, लेकिन आज डोमिनेंस उत्तर भारत में है। यूपी बड़े पैमाने पर गन्ना प्रोड्यूस करता है। आई बात समझ में? इसके अलावा सनफ्लावर तो वैसे ही गया। दूसरी दोनों अगर देखें तो कौन सी हैं? मिलेट्स हैं, लेगुमिनस हैं, पल्सेस के तौर पर हैं। मिलेट्स यहाँ पर डाली गई, पर्ल मिलेट और रेड ग्राम, ये तो लगाए ही ड्राईलैंड एरियाज में जाते हैं। मिलेट्स हम कहाँ लगाते हैं? जवार, बाजरा, राई, किन एरिया में लगाते हैं? जो रेनफेड एरियाज होते हैं, यानी कि जो सूखे प्रदेश रहते हैं या सेमी एरिड प्रदेश रहते हैं, वहाँ पर ये खेतियाँ हो सकती हैं। इसलिए उन क्षेत्रों में चले जाएं, मध्य प्रदेश के इलाके, कुछ महाराष्ट्र के इलाके, कुछ राजस्थान के इलाके, ये वो क्षेत्र रहेंगे जहाँ पर ऐसी क्रॉप्स लग सकती हैं, तो वहाँ पे लोग खाएंगे भी। आई बात समझ में? तो क्लियर कट आंसर इज द शुगर केन। शुगर केन वॉज द क्लियर कट आंसर, क्वेश्चन में ही है, लेकिन पहले तो पढ़ने में गलती की होगी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट का मतलब यहाँ पर क्या है। वाटर एफिशिएंट मतलब कि कौन सी क्रॉप बहुत ही वाटर एफिशिएंट क्रॉप है, बट गन्ना नहीं होगा क्योंकि वो तो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। अगर वो वाटर एफिशिएंट होती, बहुत कम पानी पर भी पैदावार देने वाली होती। पानी को वाटर एफिशिएंट, किसी भी चीज़ में हम एफिशिएंट कब माने जाते हैं? जब हम बहुत ही कम इनपुट में बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूस करें या कम इनपुट को भी बहुत एम्पल मैनर में यूटिलाइज करें। लेकिन जब गन्ने की बात करें तो उसे इनपुट के तौर पर तो पानी बहुत भयंकर पैमाने पर चाहिए। तो इट इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, नॉट द वाटर एफिशिएंट क्रॉप।
इसलिए पंजाब में पैडी कल्टीवेशन को ये कहा जाता है कि गलत है, क्योंकि पैडी इन इटसेल्फ इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। और ऐसे में जब पैडी पंजाब में लग रही है तो पंजाब 75 से 100 सेंटीमीटर के अराउंड रेनफॉल रखता है, जबकि पैडी फिर यहाँ की क्रॉप होनी नहीं चाहिए। इसलिए आप वहाँ पर खड़ा पानी मोटर से लगाते हैं, यानी कि अंडर वाटर टेबल हमारा डूबता चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। क्यों? इट इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इट इज़ नॉट द वाटर एफिशिएंट क्रॉप। और उसमें तो यही पूछा था कौन सबसे कम वाटर एफिशिएंट है, जबकि एग्जामिनर लिखने के लिए इसे वाटर इंटेंसिव भी लिख सकता था। क्यों नहीं लिखा उसने लीस्ट वाटर एफिशिएंट के एंगल से क्यों पूछा, ताकि आप वहाँ पर भी पढ़ने में अपनी अवेयरनेस को समझें कि पढ़ना अवेकंड माइंड के साथ है, और फिर आंसर भी अवेकंड माइंड से ही निकलेगा। बुनियादी जानकारियाँ जो खेतों में घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए आप ग्रहण करते रहते हैं, उनके आधार पर ये क्वेश्चन हो सकता था बड़े आराम से। आई बात समझ में? और अगर आपने पढ़ रखा है किसी भी लेवल पर क्रॉप्स के बारे में, अगर आपने क्रॉप्स के बारे में पढ़ रखा है, बहुत ईजिली होगा ये 2 क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, हमें करेक्ट बताना है ऑप्शन। ओके, स्टेटमेंट 1, इन द ट्रॉपिकल जोन, जैसे ही पढ़ रहे हो बिहाइंड द, दिमाग के पीछे एकदम से इमेज 0 to 23.5 नॉर्थ, 0 to 23.5 साउथ, ट्रॉपिकल जोन। मतलब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है। मैं जब भी ट्रेंड माइंड के साथ एग्जाम में बैठे होंगे, फिर तो वर्ड पढ़ते ही पीछे चलने लग गया ना रॉ मटेरियल। तो इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस owing to the influence of trade winds। सैकड़ों बार ये टॉपिक पढ़ाया, चाहे साइक्लोन्स पढ़ाए, चाहे वाटर करंट्स पढ़ाए, चाहे असेंट ऑफ द विंड का कंसेप्ट पढ़ाया, चाहे डेजर्ट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ाया कि भाई इसी जोन में डेजर्ट्स वहाँ पर क्यों पाए जा रहे हैं, कहाँ पर वाटर करंट कोल्ड हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, ये सारे रीजंस अब हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे। और दूसरी स्टेटमेंट, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ ओशियंस वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। एक ही स्टेटमेंट के साथ आंसर प्रूव कर देंगे, सिंपल एक स्टेटमेंट देंगे और आंसर प्रूव हो जाएगा। ये आपके सामने अब हमने फिजिकल मैप लगा दिया। फिजिकल मैप दिख रहा है ना, मोबाइल पे देख लो, दिख रहा है मेरे बच्चे? वेरी नाइस, ऊपर तक दिख रहा है? चलो अब देखिए क्वेश्चन क्या था भाई कमल, हेलो आओ यार। क्वेश्चन क्या था कि ट्रॉपिकल जोन में ओशियन, जैसे ये इंडियन ओशियन है, ये इंडियन ओशियन का ईस्टर्न सेक्शन होगा और ये इंडियन ओशियन का वेस्टर्न सेक्शन होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि हवाएं, अब ट्रॉपिकल जोन पे सन जो है वो वाटर सरफेस पे फॉल कर रहा है, और ट्रेड विंड्स कैसे चलती हैं, अगर मैंने ये ब्लैक लाइन लगा रखी है, इक्वेटर है, तो ट्रेड विंड कैसे चल रही है, यहाँ से इस तरफ की ओर चल रही है और यहाँ से इस तरफ की ओर चल रही है। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट से आती है और साउथ ईस्ट से आती है और इक्वेटर पे कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज करके ऊपर उड़ जाती है ना। यहाँ पे ITCZ जोन बनता है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्लाइमेट के लेक्चरों में एवरी टाइम ये पढ़ाया है। अब यहाँ से विंड अगर आ रही है नॉर्थ ईस्ट से इक्वेटर की ओर और साउथ ईस्ट से इक्वेटर की ओर, तो नेचुरली जो ये पूरा ओशियन का सरफेस वाटर गर्म हो रखा है, तो ईस्ट यहाँ से ये आ रही है और यहाँ से ये आ रही है, तो इधर से पानी को लेकर के आती होंगी, इधर से पानी को लेकर के आती होंगी, यानी कि ओशियन के ईस्टर्न साइड से लेकर के आती होंगी और वेस्टर्न साइड पर यहाँ इकट्ठा करती होंगी गर्म पानी। इसी तरह से होता है ना, तो इसकी वजह से फिर ये होता है ना कि ओशियन का वेस्टर्न साइड वार्म हो जाता है और ईस्टर्न साइड जो है कोल्ड हो जाता है। जैसे आपके पास बाल्टी है, पानी की टब है, धूप में सरफेस वाटर गर्म हो रखा है और आप उसके ईस्ट से हाथ के साथ अपर लेयर ऑफ वाटर ईस्ट से वेस्ट की ओर लेकर के आओ, तो वेस्ट में अब उंगली डालना, पानी ज़्यादा गर्म पहले से फील होगा और ईस्ट वाली साइड में जो उस टब के नीचे का पानी था वो ऊपर आ जाएगा ना, तो वो ठंडा ठंडा होगा क्योंकि नीचे का पानी ठंडा था, तो नीचे का पानी ऊपर की ओर असेंट कर जाता है। ये ट्रेड विंड के बेसिस पे सैकड़ों बार पढ़ाया गया है। और स्टेटमेंट पहली ये है कि इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन, द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशियन
are warmer than the eastern section owing to the influence of trade wind. Statement is correct. Statement 1 is correct. No doubt. Statement 2, ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में भी सारी नॉलेज, वाटर करंट की भी नॉलेज यूज कर ली उन्होंने इसी में। ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ट्रेड विंड और वेस्टर्ली, एक ही क्वेश्चन में ट्रेड विंड भी पूछ ली, वेस्टर्ली भी पूछ ली, वाटर करंट्स का लेवल भी, और ये भी पूछ लिया कि सरफेस वाटर गर्म है, इधर से उधर जा रहा है, तो जिधर से जा रहा है उधर से सब सरफेस वाटर ऊपर की ओर इमर्ज होगा, वो ठंडा होता है। ओके, अब अगली स्टेटमेंट क्या है? इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज, तो टेम्परेट जोन लगभग 30 डिग्री 35 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 55-60 डिग्री लैटिट्यूड के बीच की अगर हम बात करें तो वहां पर वेस्टर्लीज इंपैक्ट करती हैं। वेस्टर्लीज जो वेस्ट से चल के ईस्ट की ओर फ्लो कर रही हैं। ट्रेड विंड को अगर हम एक तरह से इस तरह से देख लें कि ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही थी, तो वेस्टर्ली वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रही है, तो वो क्या कह रहा है? इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन, यानी कि अगर मैं इसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का इलाका, इतना बेल्ट, ये काली लाइन यहाँ लगी हुई है, इस बेल्ट को अगर मैं एक तरह से टेम्परेट जोन मान लूँ और इस बेल्ट को टेम्परेट जोन मान लूँ, तो वो ये कह रहे हैं कि टेम्परेट जोन में जो वेस्टर्लीज चलती हैं उनकी वजह से ओशियन का ईस्टर्न सेक्शन ज़्यादा वार्म हो जाता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न सेक्शन। कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, सिंपल एक स्टेटमेंट दूंगा कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ स्ट्रीम निकलती है, वो वार्म होती है, गर्म होती है, जैसे ही यहाँ पर लेब्राडोर के पास पहुँचती है, न्यू फाउंडलैंड, यहाँ लेब्राडोर करंट है, जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है ईस्टवर्ड चली जाती है। दिस इज़ द रीज़न कि सेम लैटिट्यूड पे होने की वजह से भी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ये हिस्सा बहुत ठंडा है, लेकिन सेम लैटिट्यूड पे होने के बावजूद यूरोप का ये वेस्टर्न हिस्सा उतना ठंडा नहीं है जितना इन्हें होना चाहिए। यहाँ पर थर्मल एनोमली होती है। थर्मल एनोमली के सारे कंसेप्ट मैंने डिटेल में पढ़ा है। व्हाई एनालोमस बिहेवियर इज देयर, क्यों ब्रिटेन रहने लायक है इतना अच्छा, क्यों? क्योंकि ब्रिटेन का टेम्परेचर जितना लो होना चाहिए था उतना लो होता नहीं, क्योंकि गर्म पानी की धारा यानी कि वार्म गल्फ स्ट्रीम, दैट इज द वार्म वाटर करंट, जो यहाँ से ऊपर की ओर उठा, ये लाल पेन से मार्क किया भी हुआ है, ये यहाँ जाकर के ईस्टवर्ड टर्न करता है, ये काला पेन जा रहा है, ये देखिए, ये ईस्टवर्ड टर्न करता है, क्यों? वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस की वजह से। और जैसे ही ये ईस्टवर्ड टर्न कर जाता है, इस रीजन को गर्म कर देता है, इस रीजन को गर्म करता है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स, टेम्परेट रीजन में कॉन्टिनेंट्स की वेस्टर्न साइड जो है वो गर्म होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न साइड से, यानी कि ओशियंस की ईस्टर्न साइड जो है वो गर्म होती है एज कंपेयर टू ओशियन की वेस्टर्न साइड से। तो इसका मतलब यहां पर जिंदगी इसलिए आसान है, हजारों बार इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ाया गया। दोनों ऑप्शंस करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर इज डी, सॉरी सी, बोथ 1 and 2। एग्जाम में विद इन अ सेकेंड आपको आंसर आना था, जैसे ही आपने देखना था कि टेम्परेट रीजन में, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ाए ही बहुत बार गए हैं, एम्फेसाइज ही बहुत किया गया है कि ब्रिटेन में थर्मल एनोमली रहती है, ब्रिटेन में रहने लायक मौसम रहता है, ब्रिटेन अच्छा इसलिए है जबकि उसका टेम्परेचर तो अंदरूनी कॉन्टिनेंटल एरिया से कम है, सॉरी टेम्परेचर ज़्यादा है, जबकि उसी ब्रिटेन में जब आप थोड़ा अंदर चले जाएं यूरोप के अंदरूनी क्षेत्र में ठंड बहुत ज़्यादा है, दुनिया बस नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को फायदा मिल रहा है गर्म स्ट्रीम का, द वार्म गल्फ स्ट्रीम, इसलिए वहां पर मौसम रहने लायक है, लेकिन अंदरूनी इलाकों को यह फायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम वहां पहुंची तो पहुंची कैसे? क्योंकि वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ये उस तरफ मुड़ गई, क्योंकि इस लैटिट्यूड पे वेस्ट से ईस्ट की ओर हवाएं चल रही हैं, दैट इज वेस्टर्ली। और साउथ में ये इतनी तेज होती हैं, क्योंकि साउथ में कॉन्टिनेंटल ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, तो साउथ में ये इतनी तेज होती हैं कि इन्हें रोरिंग 40s 50s 60s इस तरह से इनके नाम है, रोरिंग, स्क्रीमिंग, ये नाम डाले गए हैं। ओके, क्लियर हुई कहानी? तो डिटेल में ये कवर्ड है दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और पिछले दो क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकली हमने कंक्लूड किए। आंसर इज 100% बोथ 1 and 2। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। एक डिस्क्रिप्शन आपको दिया गया है, अमूमन सिविल सर्विसेज का ये भी एक फेवरेट एरिया और टॉपिक रहता है, इस मैनर में भी क्वेश्चन देना। आपको जो भी प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाते हैं उसमें नेचुरली ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन इन एनी अदर बायोम।
लीफ लिटर, जो पत्तियां टूट करके नीचे गिर जाती हैं, लिटर क्या होता है, ये कैसे डिकम्पोज होते हैं, सारा प्रोसेस आपको डिटेल में कराया गया है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन में। एज अ रिजल्ट लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन, आप तो बहुत जल्दी करेंगे एग्जाम में, बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मैं इमीडिएटली प्रोसेस करूँगा। आगे से जब एग्ज़ाम में आए चीज़ों की रैशनैलिटी रीजनिंग क्या है वो समझा रहा हूँ। लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन एनी अदर बायोम। मेरे दिमाग में ही पहले ही रीज़न घूम गया है कि ऐसा क्यों। वाई इट इज़ सो फास्ट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। वाई इट इज़ सो फास्ट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट किस चीज़ के लिए बेस्ट होता है? डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स, different type of life forms. So decomposers are rampant, decomposing organisms are rampant many, क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है तो डिकम्पोजर्स बहुत ज़बरदस्त मैनर में वहाँ पर डेवलप होंगे। तो जितनी भी पत्तियाँ टूट करके गिर रही हैं बहुत क्विक उसे फिर डिकम्पोज करते चले जाएंगे, और डिकम्पोजिशन होते ही उसकी क्या बन जाएगी, लेवी सी। आई बात समझ में? लिटर सारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, लीफ लिटर डिकम्पोजेज फास्टर देन एनी अदर बायोम। तो मैंने हॉट एंड ह्यूमिड कहीं लिखा नहीं, मैंने यहीं से दिमाग में बना लिया, मुझे क्लियर हो गया। एंड एज ए रिजल्ट द सॉइल सरफेस इज ऑफन ऑलमोस्ट बेयर। लीफ लिटर इतनी फास्ट डिकम्पोज हो जाता है और इसी की वजह से सॉइल सरफेस ऑफन ऑलमोस्ट बेयर होता है। ऑलवेज आपको पढ़ाया गया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ बायोम है वहाँ पे रेनफॉल बहुत हैवी होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप एग्रीकल्चर उस लेवल पे नहीं कर पाते क्योंकि सॉइल जो है वो बैरन होती है। क्यों? क्योंकि लीफ लिटर इतनी तेज़ी से डिकम्पोज हो रहा है, क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है इसकी वजह से, और ये डिकम्पोज्ड लिटर जो है सारा का सारा हाई रेनफॉल की वजह से लीचिंग हो जा रहा है। सारा क्या हो जा रहा है? लीचिंग हो जा रही है, बड़े ज़बरदस्त प्रोसीजर, बड़े ज़बरदस्त मैनर में, और इरोजन हो रही है, इसलिए सॉइल जो है वो बैरन है। इसलिए सॉइल क्या है? बेयर। ओके, क्लियर? अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, तो ये तो हमने सारा समझ लिया कि रीजन कौन सा है, इतनी स्टेटमेंट से ही हमारे दिमाग में आ गया। अपार्ट फ्रॉम ट्रीज, तो ट्रीज तो हैं। द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स, तो अंडरग्रोथ की बात हो रही है अब। तो मल्टीपल लेयर्स, तो इसको जब मैंने पढ़ाया था क्लाइमेट वेजिटेशन में, सबसे ऊंचा पेड़ बनाने के बाद नीचे से हमने शुरू किया था। हमने पढ़ा था ना कि ग्राउंड क्लाइंबर्स के साथ साथ फिर नीचे ऊपर जाएंगे हर्बेशियस प्लांट्स, देन श्रब्स, इस तरह से ऊपर ऊपर बढ़े थे हम, लेयर बनाई गई थी ना। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि कैनोपी ट्रीज के अलावा vegetation is largely composed of plant forms that reach up to into the canopy vicariously। सिंपल कहानी कि वो नीचे से जो क्लाइंबर्स हैं वो कैनोपी तक जा रही हैं, किसके साथ? या तो पेड़ों के साथ घुमा करके, इतनी ज़बरदस्त अंडरग्रोथ चल रही है, और ये दूसरा बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज आर ग्रोइंग एज एपीफाइट्स। तो मैंने आपको बताया था इनकी ब्रांचेस पे आपको एपीफाइट्स ग्रोथ, यानी कि जो पौधे पेड़ों पर ग्रो हो जाते हैं, जिनकी जड़ें पेड़ों पर ही निकल आती हैं, तो एपीफाइट्स की ग्रोथ बहुत नज़र आएगी। आई बात समझ में? एपीफाइट्स आपको मिलेंगे, बार बार बताया गया था, कहाँ? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। तो एपीफाइट शब्द का जिक्र है, कैनोपीज़ का जिक्र यहाँ पर आ रहा है। क्लाइंबिंग करते हुए वहाँ तक पहुँच जाती हैं कैनोपी तक, वो सारी की सारी जो अंडरग्रोथ हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज़ लार्जली composed of plant forms that reach up into the canopy vicariously by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of trees. This is the most likely description of answer coniferous forest। तो ये हो नहीं सकता। coniferous forest कौन से? जिनकी पत्तियाँ तीखी रहती हैं, coniferous, कोन शेप। कहाँ पर होते हैं ये? हाई लैटिट्यूड या हाई अल्टीट्यूड पर, ठंडे प्रदेशों में कॉनिफेरस होता है। ओके, तो ये वहाँ का डिस्क्रिप्शन नहीं है। सेकंड, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, तो ड्राई कंडीशन से भी ये जुड़ा नहीं है, और ये पतझड़ वन से जुड़ा हुआ नहीं है। डेसिडियस की बात हो रही है, ये निशानी पतझड़ वन की नहीं है, क्योंकि ड्राई रीजन है तो ह्यूमिडिटी उस लेवल पर नहीं रहेगी, तो लीफ लिटर डिकम्पोज होगा नहीं उस लेवल पर। पत्ते ज़मीन पर ही सूखे सूखे उड़ते घूमते फिरते नज़र आएंगे आपको, तो सॉइल के ऊपर कई लेयर पत्तों की जमा नज़र आएगी आपको। आई बात समझ में?
इसकी वजह से ये लीफ लिटर डिकम्पोज फास्टर देन इन एनी अदर बायोम वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, और सॉइल ऑफन ऑलमोस्ट बेयर होगी, वो भी कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होती। मैनग्रोव फॉरेस्ट है नहीं, ये मार्शी रीजन्स में होते हैं, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा एरिया में सुंदरबन के जंगल हैं, लेकिन इन पेड़ों पर दो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं कि फिर अंडरग्रोथ बहुत ज़्यादा रहेगी, दूसरा क्लाइंब करते हुए पौधे ऊपर तक जाएंगे, तीसरा एपीफाइट्स उस लेवल पर ग्रो हों, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि ये हाई ह्यूमिड एरियाज़ में ही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हाई ह्यूमिड एरियाज़ में ही हों, लेकिन हमने देखा था कि लीफ लिटर डिकम्पोज हो रही है फास्टर दैन इन एनी अदर बायोम, तो ये हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी से कनेक्टेड एरिया है, यानी कि प्रेसिपिटेशन बहुत ही हाई है, रेनफॉल बहुत ही हाई है यहाँ पर, ये प्रमाणित हो रहा है। तो चौथे कंक्लूजन तक पहुँचे। हालांकि क्वेश्चन पढ़ते आपको सीधा चौथे पे आना था, लेकिन आपके पास रीजनिंग है सभी तीनों के तीनों की, इसलिए आपने चौथा चुना है, यही लॉजिकल आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वी एडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड on the British model, but how does our model differ from that model? हमारा मॉडल ब्रिटिश मॉडल से अलग क्यों है, जबकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटिश मॉडल के बेसिस पे ही उठाई है। मैं कहता हूँ इस पर जम के हमारे एग्जाम्पल्स भी थे लेक्चर में, और बहुत खूबसूरती से बहुत डिटेल में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर हमने लेक्चर दिए थे, और उसमें एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था विद एग्जाम्पल्स। पहला, as regards legislation, statement 1, as regard legislation, the British Parliament is supreme or sovereign. The concept of parliamentary sovereignty बहुत डिटेल में पढ़ाया गया कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है और अमेरिका में जुडिशियल सॉवरेनिटी, और इंडिया इन दोनों के बीच का कंसेप्ट अपनाता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी। इंडिया में पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी ब्रिटेन जैसी भी नहीं है, और इंडिया में जुडिशियल सॉवरेनिटी अमेरिका जैसी भी नहीं है। दोनों का काम बैलेंस किया गया है। याद कीजिए, ये लाइनें याद आ रही हैं, लेक्चर पॉलिटी की प्लेलिस्ट में यूट्यूब पे पढ़ें, एज इट इज़ कंटेंट है। अब आंसर बताते हैं। अगली लाइन इसकी आंसर कर रही है, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन। ये बात बिल्कुल करेक्ट। बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू legislate is limited by judicial review. आगे इतना लिखना था, is limited by judicial review. It is subject to the basic feature of the constitution. It is subject to the basic structure of the constitution. So parliament of India की legislation की power limited है। किस कॉन्टेक्स्ट में? अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता, बेसिक फीचर का हनन नहीं करना, फंडामेंटल राइट्स एब्रिज नहीं करने। आई बात समझ में? ऐसे मामलों में जुडिशरी आती है और फिर ख़त्म। जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर के भारतीय संसद ने कानून बना दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उसे नल एंड वॉइड। तो क्या फिर पार्लियामेंट की लॉ, इंडियन पार्लियामेंट की लॉ बनाने की पावर सुप्रीम है, सोवरेन है? नहीं, जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट के द्वारा वो टेम्पर्ड है। द लॉ लेजिस्लेशन मेकिंग पावर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज टेम्पर्ड बाय द जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट ऑफ द जुडिशरी। इट इज सब्जेक्टेड टू द रिव्यू। स्टेटमेंट 1 समझ में आ गई? सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। कई बच्चों को गुस्सा आ गया होगा, नाराजगी हो गई होगी कि इंडियन पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड क्यों है? हमारी पावर तो बेअंत कानून बनाती है। यहाँ पे लिमिटेड किस सेंस में कहा गया था? हम वो सोच रहे होंगे हमारी वहाँ पर दिक्कत क्या आई पेपर देते हुए? दिक्कत आई कि आसमान से लेकर के, सैटेलाइट से लेकर के, समुद्रों से लेकर के, ज़मीन से लेके, इंसानों से लेकर के किसानों तक, हर सब कंसेप्ट तक हमारी सरकार तो कानून बनाती है, पर लिमिटेड कहाँ हुआ भाई? ये तो अनलिमिटेड कानून बनाती है। अनलिमिटेड यहाँ पर नंबर ऑफ या एरियाज इस तरह से नहीं बताया गया था। लिमिटेड का मतलब यह है कि भाई उसकी कानून बनाने की शक्तियाँ असीमित नहीं हैं, सीमित हैं किन्हीं सिद्धांतों के तहत। लेकिन ब्रिटेन में कानून बनाने की शक्तियाँ लगभग असीमित है। वहाँ की संसद संप्रभु है, सोवरेन है, सुप्रीम रहती है। ओके, चलाओ। और ये अभी तो बहुत सूक्ष्म स्तर पे बता रहा हूँ, लेक्चरों में तो हमने बहुत डिटेल में कवर किया है। आगे
in India, matters related to the constitutionality of the amendment of an act of the parliament are referred to the constitution bench by the Supreme Court. Absolutely correct. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से नीचे के बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के मैटर को डील नहीं करेगा। यही तो हमारे देश की लॉ मेकिंग पार्लियामेंट की शक्ति को मजबूत करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में दो जज बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने लग गए तो फिर एट द एंड आपने क्या कर दिया, लोगों के द्वारा चुनी हुई पार्लियामेंट को आपने तो ऑलमोस्ट डिस्फंक्ट करा देना है एक या दो जजेस के सामने ही। ऐसा नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा प्रॉपर, और वो बेंच की मेंबर की संख्या, इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर दिया है कि ऐसा भी हो रखा है कि बेंच में 13 मेंबर तक भी बैठे हैं, लेकिन 5 रहेंगे, ये परमानेंट है। इससे ज़्यादा जाना है आपको, जाइए आप। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही को सुप्रीम कोर्ट ये मैटर रेफर करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा देखा जाएगा कि जो उस कानून में अमेंडमेंट किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या है? बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देखिए आपने एकदम से डिड्यूस कर लिया, लेकिन अब क्या हुआ? अब तक देखो इशू कहाँ आ रहा है? इशू यहाँ आ रहा है कि हम चीज़ों को रट्टा नहीं लगा सकते। अब जो चैप्टर अमूमन छोड़ दिए जाते होंगे, जैसे कि वो कंसेप्चुअल चैप्टर जिसमें फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम का चैप्टर, सीधे चैप्टर आ जाते थे स्पीकर की पावर, राज्यसभा चेयरमैन की पावर, डिप्टी स्पीकर की पावर, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाउंडेशन अल्टीमेटली वही कंसेप्ट और इंटर रिलेशन है। उसकी वजह से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और उन इंस्टीट्यूशंस में बैठने वाले लोग और उनकी पावर्स, इनको पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन हम उस फाउंडेशन को, उस कंसेप्ट को समझे बिना ये नहीं कर सकते। देखिए उन्होंने 2 ही स्टेटमेंट्स में आपकी फुल नॉलेज चेक कर ली। एक तरफ उन्होंने आपकी पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी वेरी मच रिप्रेजेंटिंग द सेंटिमेंट ऑफ द पीपल। तो इसके लिए ही जो अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को भेजी जाएंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जुडिशरी का क्वेश्चन भी इसी में हो गया, पार्लियामेंट का क्वेश्चन भी उसी में हो गया, और पार्लियामेंट के क्वेश्चन के मामले में ब्रिटिश मॉडल के साथ उसका कंपैरेटिव एनालिसिस भी हो गया। एक क्वेश्चन में 3 से 4 चैप्टरों का, वो भी कोर नॉलेज आपका उसने चेक कर लिया। थॉरो नॉलेज है तो क्वेश्चन होगा, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू प्राइवेसी पे बहुत बातचीत चली थी, याद करें अब वो सभी लेक्चर जिसमें आधार कार्ड की कंट्रोवर्सी समझाई थी आपको कि आधार कार्ड इस तरह से मोबाइल कंपनियों को, इन सबको देना सही है कि नहीं सही है। जस्टिस चंद्रचूड़ की स्टेटमेंट्स भी मैंने पढ़ करके बताई, डिकोड करके बताई और उन्हें ऐड किया लेक्चर्स के पार्ट में। हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा। मेन एस्पेक्ट क्या है, हमने आपको हर बार ये पढ़ाया कि जब आप जीवन जीते हैं तो आपका जो जीने का अधिकार है वो मीनिंगफुल कब बनता है। आपकी जो राइट टू लाइफ है वो मीनिंगफुल कब होती है? जब आपकी राइट टू लाइफ एक डिग्निफाइड राइट हो। तो इसके तहत वर्ड आता है राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। जिस आर्टिकल में हमने देखा समय दर समय बहुत सी चीज़ें डालती जाएंगी, इसी के तहत वो आपका एनवायरनमेंट का एलिमेंट भी आता है कि आपके पास एक राइट है कि जीने योग्य एनवायरनमेंट हो, जैसे कि पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। ये मैंने एज इट इज़ ही समझाया। इसी के तहत आती है आपकी लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना आपके पास लिबर्टी ही कहाँ हुई? आपके पास एक राइट टू डिग्निफाइड लाइफ ही कहाँ हुई जब आपकी कोई किसी तरह की प्राइवेसी ही नहीं है। आपका हर तरह की इन्फॉर्मेशन, हर तरह के डाटा, हर तरह की पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, हर कोई उसे इंक्रोच करता है, यूटिलाइज़ करता है इन एनी मैनर। तो अब मुझे बताएं, क्या आपके पास राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है? क्या आपके पास कोई लिबर्टी है? नहीं, बिकॉज देयर इज़ नो सच प्राइवेसी। यही टॉपिक पर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई, और ये कंसेप्ट ऑलवेज कनेक्टेड है और रहेगा with the right to dignified life, that is article 21, right to life। आई बात समझ में? सीधे और एकदम सटीक इसका उत्तर है ऑप्शन सी।
दैट इज़ द राइट टू प्राइवेसी। ये एक तरह से राइट टू डिग्निफाइड लाइफ एंड लिबर्टी के तहत इम्प्लिसिट है, उसी के अंदर छुपा है। इसका अलग से कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस का कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, वो आर्टिकल 19 में ही आती है। इसको वैसे भी अगर समझ लिया जाए तो अगर हम आर्टिकल 15 देखें, ये डिस्क्रिमिनेशन से कनेक्टेड है कि किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, और अदर किसी भी मैनर में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसे रोका जाए। जैसे कुएं, पीने वाले कुएं के पानी है, या कोई सार्वजनिक स्थल है, या किसी भी और क्षेत्र में किसी भी आधार पर हमने पढ़ाया है कि डिस्क्रिमिनेशन, बहुत डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया है, तो वहाँ पर ये प्राइवेसी वाला कंसेप्ट नहीं। आर्टिकल 19 ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम और कई तरह की, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, इसके तहत आपको गिवन है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स है। हर तरह की फ्रीडम हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है। आई बात समझ में? आर्टिकल 29 आपको पता है कि आपके जो भी कल्चर, कस्टम, आपकी जो यूनिक स्क्रिप्ट्स हैं, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, आप उन स्क्रिप्ट्स का यूटिलाइजेशन करके अपने कल्चर को प्रमोट करें, ये उससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है। तो मेरा लेक्चर आर्टिकल 29 और 30 पे डिटेल्ड था, एक जिसमें हमने माइनॉरिटी पे डिस्कस किया था। एक थी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक थी रिलीजियस माइनॉरिटी, दोनों के ऊपर डिटेल में चर्चा हुई। बचता है आर्टिकल 21, तो ये इस मैनर में भी सॉल्व किया हमने, और सीधे आर्टिकल 21 भी सॉल्व किया। इधर मैनर में आप सॉल्व कर रहे हैं, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग है, क्योंकि आपने पॉलिटी डिटेल में पढ़ी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स देखिए, इसे बताना है करेक्ट क्या है। बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे कैप्चर कर लिया एग्जामिनर ने कि ये यहाँ पे डर जाएगा। कहाँ पे डरेगा? इस नाम पे। पढ़ते हैं, इन इंडिया देर इज़ नो लॉ restricting the candidates from contesting in one लोक सभा इलेक्शन from the 3 constituency। ऐसा कोई कानून नहीं है कि वो किसी कैंडिडेट को एक लोकसभा सीट के लिए 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने के लिए रोके। पहला स्टेटमेंट। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बंदा यहीं पे उलझ जाएगा कि अगर वो लड़ा है तो फिर ऐसा प्रोविज़न होगा, ये बात तो सही है। इसके लिए दोनों ही स्टेटमेंट आपने मान लो दूर दूर तक नहीं सुनी पड़ी। तीसरी पे आओ। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल्स इफ एन कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हिज और हर में से कोई एक उठा लेते हैं, हिज पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाय इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेकेटेड बाय हिम इन द इवेंट हिम विनिंग इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब वो कई सीटों से खड़ा है और वो सभी से जीत गया, वो कोई एक को चुनेगा, बाकियों को छोड़ेगा, तो फिर जो बाय इलेक्शंस वहाँ पर होंगे, उपचुनाव, उसका खर्चा उसकी पार्टी उठाएगी। ग्रॉसली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की। अगर किसी सीट से चुनाव का खर्चा पार्टियां उठाने लग गई इस देश में, तो फिर तो हो गए चुनाव, और फिर हो गया फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन कंडक्ट। पार्टी का जिम्मा है अपने कैंडिडेट के प्रचार में खर्चा करना, कैंडिडेट को प्रमोट करना, कैंडिडेट के होर्डिंग्स, एडवर्टीजमेंट्स, उस पर। इलेक्शन कंडक्ट करने का खर्चा पार्टी नहीं उठाती। इलेक्शन कंडक्ट करने का खर्चा हमारे देश में चुनाव आयोग उठाता है, देश उठाता है, देश की सरकार उठाती है, क्योंकि देश ने लोकतंत्र स्वीकार किया है, इसलिए खर्चा भी देश ही करता है। तो पब्लिक एक्सचेकर का कितना पैसा बर्बाद होता है, ऐसे कई आर्टिकल आपने पढ़े होंगे इस तरह के बाय इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने में, आपने सुना होगा। इससे नुकसान होता है देश के धन को, क्योंकि हमारे ही द्वारा दिए गए टैक्सेस से इलेक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये तो क्लियरली ही किसी भी लोकतंत्र की मर्यादा ही नहीं होगी जब पार्टियां आकर के खर्चा करके चुनाव कराएंगी, तो वो तो चुनाव सारा उस पार्टी के फेवर में रहेगा। इवन चुनाव आयोग किसी पार्टी की मदद तक भी नहीं ले सकता इस तरह की परिस्थितियों में, क्योंकि किसी तरह से भी वो सिलेक्शन में कोई करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, इस बात को इंश्योर करना है। सो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए उल्टा ये तक कहा जाता है कि इवन कैंडिडेट का खर्चा तक भी, प्रचार का खर्चा तक भी देश उठाए, सरकार उठाए, यानी कि स्टेट स्पॉन्सर्ड इलेक्शंस हों। तो फिर ऐसे माहौल में कैसे पार्टी खर्चा उठा सकती है? ग्रॉसली इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई को देख के बच्चा घबरा गया होगा, एकदम से तिलमिला गया होगा, और यहाँ पे फंस गया कि सर ने अक्सर बताया है कि पार्टी खर्चा करती है कैंडिडेट पर बहुत ज़्यादा, कैंडिडेट भी खर्चा कर सकता है, 70-75 लाख लिमिट उसके ऊपर डिसाइडेड है, तो फिर पार्टी ही खर्चा करती है, तो स्टेटमेंट सही है। बेटा इलेक्शन कंडक्ट करने का खर्चा पार्टी कहाँ करती है, कहाँ पढ़ाया भैया?
चुनाव प्रचार में पार्टियां करती हैं वो अलग बात है, चुनाव कंडक्ट कराना एक अलग बात है। आई बात समझ में? अब ये जिस भी किसी में है वो ऑप्शन तो गया, स्टेटमेंट 3D में है गया, स्टेटमेंट 3C में है ये गया। अब आप कहेंगे ये करने की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि अभी भी आपके पास ऑप्शन 2 खड़े हैं जिसमें एक 1 ओनली है या 2 ओनली, तो आपको अभी भी ये पता लगाना है कि 1 सही है या सिर्फ 2 सही है। आप बिल्कुल ये करना ज़रूरी था, क्योंकि अब आपको सिर्फ इतना ही अगर पता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो फिर अब आप ये जानते हैं कि ऑप्शन भी ऐसे दिया गया है कि या तो 2 ओनली होगा या 1 ओनली, तो 2 पता हुए बिना भी आंसर आ रहा है, क्योंकि ये 100% चिल्ला के समझा के बताया गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के मुताबिक आप 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा से लड़े, जैसे राहुल गांधी भी 2 सीटों से लड़े, एक तरफ वो अमेठी से हुए, एक तरफ वायनाड से। ऑलवेज़ आपको बताया गया कि आप 2 सीटों से लड़ सकते हैं। फिर तरीका ये रहेगा कि आपको 1 सीट छोड़नी पड़ेगी अगर दोनों आप जीत गए हो, आपको कोई 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, फिर उस पर बाई इलेक्शन होंगे। तो 2 सीट डिटेल में सारा बताया गया कि इसके क्या प्रोसीजर रहते हैं, क्या नहीं प्रोसीजर रहते हैं, किस तरह से आप काम करते हैं, किस तरह से नहीं करते। तो पहला ही स्टेटमेंट टोटली ग्रॉसली इनकरेक्ट था कि इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम द 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी। 100% देयर इज़ लॉ, देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आप 2 से अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव नहीं लड़ सकते। जाइए पार्लियामेंट का चैप्टर खोलिए, उसमें इलेक्शन का प्रोसेस समझिए, और उसमें बार बार हर लाइन में पॉलिटी की बुक में ये मेंशन होगा कि कितनी सीटों से आप लड़ सकते हैं, कितने दिन में आपको वो सीट खाली करके बाई इलेक्शन के लिए वो सीट खाली करके एक सीट को चुनना होगा। ये सारा प्रोसेस डिस्कस है, बढ़ाया गया है। स्टेटमेंट ए इज़ इनकरेक्ट। अब लड़े होंगे देवीलाल 3 बार, क्या करना हमें, तो फिर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन बी। तो बिना पता हुए कि देवीलाल ने 3 सीटों से चुनाव लड़ा, हमने देवीलाल के ऑप्शन को सही किया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आपको ये पता ही नहीं था कि देवीलाल कितनी, आपको देवीलाल भी नहीं पता, चौधरी देवीलाल पता होना चाहिए। अभी अभी उनके रिलेटेड हरियाणा में प्रोग्राम रखा गया था, उनको किसानों के क्षेत्र में देवीलाल को, चरण सिंह को, सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब से इनको काफ़ी बड़ा नेता माना जाता है, प्रकाश सिंह बादल वहाँ पहुँचे थे। तो देवीलाल एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं देश की भी एक समय में, लेकिन आपको मान लो नहीं पता, लेकिन आपको पढ़ाया गया कि एक समय में 1990-91 के ज़माने के दौर है जब डिप्टी PM की पोजीशन तक चर्चा में आई, देवीलाल को बनाया गया, उस पोजीशन पे बैठाया गया, फिर भी नहीं पता। पता होने की ज़रूरत भी क्यों है? हमें ये पता है ना स्टेटमेंट 1, हमें ये पता है ना स्टेटमेंट 3, हो गया आंसर फिर ऑप्शन 2 ओनली। आप घर जा कर के अपने बाल नोचो, अपनी किताबों से लड़ो कि देवीलाल के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया। कितनों के बारे में पढ़ोगे यार? और एग्जामिनर लिटरली ये चाहता होगा कि आप ऐसे पढ़ो। एग्जामिनर आपके वाइज एक्टिविटी को, आपके मेंटल एप्टीट्यूड को चेक करता है, आपके कॉग्निटिव स्किल्स को चेक करता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आप उसको किस मैनर में प्रोसेस करते हैं, और आपने प्रोसेस किया और आंसर आपके सामने खड़ा है। ओके, आज के इस एनालिसिस सेक्शन में इतने ही क्वेश्चन। एवरीडे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि समय लगता है, बताना पड़ता है, सारा प्रोसेस करते जाएंगे, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू।